साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, परसों यानी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये फैसला थोड़ा जटिल है और इसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप आखिर तक वीडियो दिल थाम कर देखिए। साथियों, परसों सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने आरक्षण को लेकर एक फैसला सुनाया। इस संवैधानिक बेंच में 7 न्यायमूर्ति थे। देखिए, बेंच कई तरह के होते हैं। इसको हिंदी में पीठ कहते हैं। यदि वो सिंगल बेंच होता है तो उसको हिंदी में एकल पीठ कहते हैं, उसमें एक न्यायमूर्ति होते हैं। यदि वो डबल बेंच रहता है तो वो दोहरी पीठ होती है और उसमें 2 न्यायमूर्ति रहते हैं। और कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण मामले पर संवैधानिक बेंच बैठता है, जिसमें 7 से 9 या और भी ज़्यादा न्यायमूर्ति रह सकते हैं। तो ये एक संवैधानिक बेंच का फैसला था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और इसकी अध्यक्षता खुद जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो ऑनरेबल CJI हैं भारत के, DY चंद्रचूड़, वो कर रहे थे। और इसने जो फैसला सुनाया 7 जजों की बेंच ने, उसने ये फैसला 6-1 से सुनाया। 6-1 से फैसले का ये मतलब हुआ कि 6 न्यायमूर्तियों ने एक विचार व्यक्त किए और एक न्यायमूर्ति ने उससे हटकर विचार व्यक्त किए। जिस न्यायमूर्ति ने हटकर विचार व्यक्त किए उनका नाम है जस्टिस बेला त्रिवेदी। अब ये देखिए मुद्दा क्या था। देखिए, ये मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। सन 75 से ही लगभग 50 साल से चला आ रहा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि क्या SC और ST यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो सकती है, या फिर इन जातियों के अंदर भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। अब साथियों, आप जानते हैं कि जो OBC होते हैं यानी कि पिछड़ी जातियां, उसके अंदर आप जानते हैं कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। जैसे 8 लाख सालाना या उससे ऊपर यदि किसी की आय होती है तो पिछड़ी जाति का वो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ जाता है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसी तरह पिछड़ी जातियों के अंदर उपवर्गीकरण की भी व्यवस्था है। जैसे बिहार के ही हम अंदर देखें तो बिहार में 2 एनेक्स्टर है। एनेक्स्टर 1 है जिसमें अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, और एनेक्स्टर 2 है जिसमें पिछड़ी जातियां हैं। लेकिन जो SC और ST होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उसमें अब तक ना तो क्रीमी लेयर का प्रावधान था और ना ही उसमें उपवर्गीकरण का प्रावधान था। अब देखिए, ये विवाद शुरू हुआ था 1975 में। उस समय पंजाब राज्य ने क्या किया था कि अनुसूचित जातियों के अंदर उपवर्गीकरण कर दिया था। यानी कि पंजाब राज्य ने कहा कि वाल्मीकि जाति के लोग और मजहबी सिख जो लोग होंगे उनको अलग से आरक्षण मिलेगा और बाकी दलितों को अलग आरक्षण मिलेगा। यानी दलितों के अंदर भी इसको कह सकते हैं आप कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण। ये व्यवस्था कुछ समय चली भी, लेकिन बाद में कई चुनौतियां दी गई, कोर्ट में इधर उधर गया मामला। और उसके बाद 2004 के आसपास एक केस आया, वो बहुत महत्वपूर्ण केस था, EV चिनैया का केस। इस केस में 5 जजों की बेंच थी और 5 जजों की बेंच ने कहा कि नहीं, SC ST के अंदर किसी प्रकार का क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता, किसी प्रकार का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि ये दलित हैं तो ये तो महादलित हैं, ये और भी ज्यादा दलित हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर EV चिनैया वाले मामले को भी चुनौती दी गई थी। उसी मामले की सुनवाई ये संवैधानिक बेंच कर रहा था, जिसका भी मैंने जिक्र किया, 7 जजों का। और फरवरी में ही सुनवाई खत्म हो गई थी, यानी कि फरवरी 2024 में, और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। ये फैसला सुनाया गया परसों यानी 1 अगस्त 2024 को, और उसी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। अब हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि मैंने कहा कि 6-1 से फैसला दिया गया, यानी एक
जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपना अलग मत रखा, लेकिन बाकी जो 6 न्यायमूर्ति थे, यानी कि जो बहुमत का फैसला हुआ, उन 6 न्यायमूर्तियों ने कहा कि हाँ, SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। मतलब साधारण शब्दों में समझें तो यदि कोई पैसे वाला अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात उसने कही, यानी उस बेंच ने कही, संवैधानिक बेंच ने, कि उसमें भी उपवर्गीकरण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको बिहार का संदर्भ देता हूँ। बिहार में भी बहुत सारी दलित जातियां हैं, जैसे एक पासवान है, एक दलित जाति, एक है रविदास, तो कोई है धोबी, कोई है मुसहर। ये सारी दलित जातियां, ये सारी अनुसूचित जातियां हैं, 80 है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रविदास और पासवान ये ज़्यादा प्रगति कर चुकी दलित जातियां हैं और मुसहर और धोबी जैसी जातियां उसके अंदर पिछड़ गई हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार में भी इसी तरह का दलित और महादलित का वर्गीकरण किया था। ऐसे बाद में वो वर्गीकरण खत्म हो गया। तो यदि बिहार के संदर्भ में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त का फैसला आया है, उसके बाद बिहार सरकार यदि चाहे तो इस तरह का आरक्षण ला सकती है कि दलितों के लिए जितना आरक्षण होगा उसका 70% हिस्सा मुसहरों के लिए आरक्षित होगा और बाकी 30% हिस्से में रविदास, पासवान और अन्य जातियां आएंगी। या इस तरह से एक दूसरे फॉर्मूला को यदि बिहार सरकार लागू करना चाहे तो उसमें कह सकती है कि जितना आरक्षण दलितों के लिए होगा उसमें 50% आरक्षण होगा मुसहरों के लिए, 30% आरक्षण होगा धोबियों के लिए और बचे 20% में पासवान, रविदास और बाकी सारी दलितों की जातियां आएंगी। यानी कि उसके अंदर भी उपवर्गीकरण हो जाएगा। अब देखिए, इसको लेके मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा बवंडर मचा हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये फैसला बहुत लंबा चौड़ा फैसला है, 565 पन्नों का लगभग फैसला है और कोर्ट के सारे फैसले जो होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। उसका अनुवाद होता है, लेकिन अनुवाद होते होते थोड़ा समय लगता है। तो अभी इंग्लिश में ये 565 पन्नों का फैसला है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि पूरा फैसला अभी खुद मैंने भी नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन उस फैसले के जो हाइलाइट्स हैं, जो मुख्य बिंदु है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि विवाद किस बात को लेकर है। अब विवाद देखिए इस बात को लेकर है, ज़्यादातर जो दलित संगठन है इस देश में या ज़्यादातर जो दलित नेता है वो इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि विरोध के बिंदु क्या क्या है। पहला उनका बिंदु है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जातियों को, दलितों की कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा हो गया आरक्षण का और दलितों की कुछ जातियों को कम फायदा हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़ा है क्या? इस बात को मानने का आधार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। तो विरोधियों का कहना है कि जब आंकड़े है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान कैसे लिया, ये एज्यूम कैसे कर लिया? ये तो हुआ कि आपने अपनी आत्मा की आवाज़ पर मान लिया कि कुछ जातियों को ज़्यादा फायदा है, कुछ को कम फायदा है, बिना आंकड़ों के रहते हुए मान लिया। तो वे इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि कोर्ट ने ये मान कैसे लिया। दूसरा प्रश्न जो है वो बिंदु कुछ कुछ मैं भी मानता हूँ, मतलब विरोधियों का पक्ष सही है ये मैं मान रहा हूँ। उसमें कहा गया है कि भारत का जो संविधान है उसमें धारा 341 है और 342 है, आर्टिकल 341 और 342, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में बताया गया है, उनको परिभाषित किया है गया है, उनके बारे में बातें हुई है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची है उसे बनाने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, यानी केंद्र सरकार को है, किसी राज्य सरकार को नहीं है। अभी हाल की बात है, लगभग 1 महीना पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें तत्वा ताती समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया था। इसी आधार पर रद्द किया गया कि ये तो अधिकार भारत सरकार का है, ये राज्य सरकार का अधिकार है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, संवैधानिक बेंच का फैसला 1 अगस्त को, उसके जो आलोचक हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान
के मतलब संविधान सम्मत काम किया ही नहीं है। ये काम जो कर दिया वो संविधान के विरुद्ध है। अगर सुप्रीम कोर्ट सारे राज्यों को ये अधिकार दे रहा है कि आप SC ST में उपवर्गीकरण करें, क्रीमी लेयर वाली बात आए, तो ये अधिकार तो केवल केंद्र सरकार का है, और जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता ये अधिकार केंद्र सरकार का ही रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश संविधान सम्मत नहीं है, मतलब संविधान की धाराओं के अनुरूप नहीं। ये एक दूसरा विषय है विरोध का। तीसरा विषय जो है विरोध का, तीसरा बिंदु जो है वो बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो बहुजन आंदोलन है, दलित बहुजन आंदोलन इस देश में चल रहा है, वो आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। आलोचकों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित लोग जो है वो एक समूह की तरह काम नहीं कर सकेंगे, उनमें भी आप एक तरह से फूट डाल दीजिएगा, है ना। जैसे फिर बिहार के संदर्भ में यदि कहें तो दलितों में फूट पड़ जाएगी, मुसहर लोग रविदास की टांग खींचने लगेंगे, रविदास ये पासवानों की टांग धोबी खींचने लगेंगे। और उनका ये भी एक कहना है कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण से हटाने से क्या होगा कि जो पढ़ा लिखा दलित समाज है, जो बहुजन आंदोलन का नेतृत्व करता आया है अब तक, नेतृत्व तो वही ना करेगा जो पढ़ा लिखा रहेगा, जिसके पास मतलब सारे तथ्य रहेंगे, जो आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेगा। तो वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है दलितों का, उसको आप अलग कर दीजिएगा, तो जो बहुजन आंदोलन है, जो दलित आंदोलन है, वो नेतृत्व हो ही नहीं हो सकता। और इसमें कुछ दम भी है। ये जो लॉजिक दिया जा रहा है ये ऐसे हवा में नहीं दिया जा रहा है, ये एक दमदार तर्क है। एक तो वही तर्क कि दलित लोग एक समूह के रूप में नहीं काम कर पाएंगे, दलितों के अंदर भी रस्साकशी शुरू हो जाएगी, और जो दलितों का नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो कमजोर हो जाएगा। आज मैं एक कानूनविद को सुन रहा था, उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने कहा कि पुराना जो फैसला था वो 5 जजों का था, और ये फैसला जो है ये 6-1 से दिया गया है फैसला। तो एक न्यायमूर्ति तो वही बात कर रही हैं जो पहले के 5 जजों ने किया था, तो 6 जज एक बात कर रहे हैं और 6 जज दूसरी बात कर रहे हैं, तो फिर बहुमत का फैसला कैसे हुआ? इस फैसले को कैसे माना जाए कि ये फैसला 1 अगस्त वाला फैसला ऊपर है? उन्होंने कहा कि 6-6 जजों की संख्या तो बराबर होती है, इसलिए इस पर तो अब कोई 9 सदस्यों का संविधान पीठ ही फैसला कर सकता है। तो ये उनकी बात में भी दम है, क्योंकि ये जो फैसला है संवैधानिक बेंच का, ये सर्वसम्मति से नहीं आया है। ऐसा नहीं कि 7 के 7 न्यायमूर्तियों ने एक ही बात की है, इसमें भी 6-1 की बात है। तो अब क्या होगा साथियों? आप पूछेंगे कि अब क्या होगा? आप देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो लोग इससे सहमत नहीं है, और बहुत लोग इससे सहमत नहीं है, वो लोग इसका भी अध्ययन कर रहे हैं, इस फैसले के जो कमजोर बिंदु है उनको खोज रहे हैं, और वो लोग एक समीक्षा वाली याचिका, जिसको रिव्यू पिटीशन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे ऊंची अदालत है, तो उसके ऊपर तो कोई अदालत में आप जा सकते नहीं हैं। तो यही एक तरीका है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट में ही समीक्षा याचिका डालें कि उसको रिव्यू किया जाए मी लॉर्ड। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे असहमत होते हुए संसद में सरकार नए कानून पास करा दे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लागू नहीं हो सके। आपको याद होगा साथियों, ये 2016 के आसपास की बात है। SC ST एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही कुछ फैसला लिया था, जिसका बहुत विरोध हुआ था देश भर में, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 2 अप्रैल 2016 को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, भारत बंद और क्या क्या हुआ था। उसके बाद संसद में कानून पारित करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक तरह से प्रभावहीन कर दिया गया। तो अब संसद के पास ये शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो फिर प्रभावहीन कर सकती है कानून के द्वारा। तो साथियों, ये लड़ाई जो है, ये कानूनी लड़ाई बहुत लंबी होगी। अभी मैंने खुद कहा कि मैंने 565 पन्नों का पूरा फैसला पढ़ा नहीं है। मैंने फैसले के जो मुख्य मुख्य बिंदु है उससे आपको अवगत कराऊंगा, और जैसे जैसे इसमें और डेवलपमेंट होगा मैं नए वीडियो बनाता जाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।